हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में। आइए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। उन सबको डिटेल में जानेंगे, उनके लोकेशंस के बारे में और प्लस उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। तो डिस्कशन शुरू करें इससे पहले एक बार आप देखिए मैप, जो वर्ल्ड मैप है, जो आपको क्लास के बाद आके एक बार रिलेट करना है, पहचानना है कि भाई जो लोकेशन डिस्कस हुई है, क्या मुझे वो पता है कि वो लोकेशन कहाँ पर है, उस लोकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैप पे अगर उसको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ तो कर पा रहा हूँ या नहीं, या कर पा रही हूँ या नहीं, ये आपका मेन आइडिया है इस वीडियो के पीछे। तो ये हो गया एक वर्ल्ड मैप का आउटलाइन जो आपकी मदद करेगा इसको पहचानने के लिए, या फिर अपने आप पास आपको एक एटलस रखना है आपको, जिस एटलस के मैप में आप अपनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ ट्राइब्स के नाम है पोरजा, बगाता, कोंडादोरा, और कुछ स्टेट्स के नाम है। आपको बताना है क्या ये किससे संबंधित है, कितने करेक्टली मैच्ड है। इस पोरजा डायरेक्टली रिलेटेड टू नागालैंड, बगाटा हिमाचल प्रदेश, कोंडाडोरा उड़ीसा। केवल एक, केवल दो, या सारे तीनों सही हैं, या कोई सही नहीं है। असल में न्यूज़ बगाता ट्राइब को लेकर है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये कुछ देशों के नाम है, इनको नॉर्थ टू साउथ एडजस्ट करना है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो नॉर्थ टू साउथ की जब बात हो तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो आपको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ इनको एडजस्ट करना है। मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक, बुरुंडी। अब हमने कल पिछले हफ्ते भी तंजानिया डिस्कस किया था, क्योंकि तंजानिया में एक आईआईटी मद्रास का कैंपस भी खुल रहा है। मोजाम्बिक और मालावी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा निवेश इंडिया वहाँ कर रहा है। बुरुंडी भी उस रीजन में बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन के उभरी है। तो लोकेशन कहाँ पर है, क्या आप दिमाग लगा के ये याद कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर ये कंट्रीज है, ताकि आप उसको सही से अरेंज कर पाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पहले हम अपने उस क्वेश्चन को देखते हैं जहां हमने लोकेशंस की बात की। अब देखिए तंजानिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक ऐसे देशों को पहचानना कंपैरेटिवली आसान है। सबसे आसान आपके लिए होगा पहचानना मेडागास्कर को, क्योंकि मेडागास्कर ये हिस्सा है जो टूट के अलग हो रखा है अफ्रीका से। यहाँ पर आपको मेडागास्कर दिख रहा है इस रीजन में। दूसरी बात आती है, अभी हमने बात की तंजानिया की। तंजानिया, इसके जस्ट मेडागास्कर, मोजाम्बिक ये रहा यहाँ पर, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, और जस्ट इसके ऊपर तंजानिया है। तंजानिया ये रहा तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है जानजिबार, जहाँ पर आईआईटी मद्रास का कैंपस खुला है। ये रहा तंजानिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ तंजानिया है। ठीक है, दिस इज तंजानिया। तंजानिया के जस्ट पास में यहाँ बुरुंडी है, ऊपर बुरुंडी। बुरुंडी के ऊपर रवांडा है। तो हमसे पूछा गया है कि मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक और बुरुंडी को हमें नॉर्थ टू साउथ लगाना है। सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है हमें पहले वो पहचानना है। तो अब यहाँ देखिए मलावी कहाँ पर है। ये रहा मलावी, छोटी सी कंट्री मलावी, यहाँ है लेक मलावी के साइड में। तो अगर आप देखो तो बुरुंडी तो यहाँ है, लेकिन बुरुंडी से ऊपर अब देखो तंजानिया की कंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले तंजानिया आएगी, फिर बुरुंडी आएगी, फिर मलावी, और लास्ट में हमसे पूछा गया है मोजाम्बिक के बारे में। तो मोजाम्बिक तो इससे नीचे ही है, ये रहा मोजाम्बिक, सबसे नीचे मोजाम्बिक यहाँ, मोजाम्बिक चैनल के पास है। तो आपका आंसर होगा क्या, पहले तंजानिया, तंजानिया के बाद बुरुंडी, बुरुंडी के बाद मलावी, मलावी के बाद मोजाम्बिक। अब यहाँ जो हमें समझने वाली चीज़ है वो हमें ये याद करना है कि हम अफ्रीका की कोस्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें। यानी ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज होती है जिन्हें हम कहते हैं सीड कंट्रीज। ये हॉर्न है, यहाँ होती है सीड। सीड मतलब सेशल्स, सॉरी, सोमालिया, इरिशिया, इथोपिया और जिबूटी। ये 4 देश हैं जो कहलाती हैं सीड कंट्रीज। सोमालिया, इरिशिया, इथोपिया और जिबूटी। यहाँ छोटी सी कंट्री ऊपर जिबूटी, ये 4 कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न अफ्रीका, अफ्रीका के ठीक नीचे आता है आपका देश कीनिया, जिसके साथ हमारे साथ बहुत अच्छे व्यापार भी हैं, जहाँ बहुत से भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कीनिया के ठीक नीचे आती है तंजानिया, तंजानिया के नीचे मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के नीचे साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। भाई मुझे ये कोस्ट यहाँ तक तो याद हो चुका है। और यहाँ बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे लेक विक्टोरिया, 3 देशों के बीच बीच में है। तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में आपको देखने को मिलेगी लेक विक्टोरिया। और दूसरी तरफ आपको फिर तंजानिया के नीचे आपको मलावी, मलावी के नीचे आपको मोजाम्बिक, यहाँ पर जाम्बिया, ऊपर आपको डीआरसी, यहाँ पर कॉन्गो और यहाँ गेबोन। इस तरह से अगर आप एक एक दिन एक एक कोस्ट को रिवाइज करो तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने इससे पहले जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका की वो भी रिवाइज की थी, मोरक्को से लेके टोगो तक। आज हमने ईस्टर्न कोस्ट रिवाइज कर ली, यानी हम शुरू करेंगे सीड से। ऊपर इजिप्ट है, उसके बाद हमारी सीड कंट्रीज आती हैं, और वहां से हम फिर आ जाते हैं मोजाम्बिक होते हुए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर 2 देश हैं, एक है लेसोथो और एक स्वाजीलैंड। ये 2 देश हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही सिचुएटेड है। दिस इज लेसोथो, दिस इज स्वाजीलैंड। अब ये क्वेश्चन पूछा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेस्ट चर्चा में, फॉरेस्ट कौन सा है वो भी डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हमने बात की पोरजा बोगाता ट्राइब के बारे में। तो जो पोरजा ट्राइब है असल में वो आंध्र प्रदेश की ट्राइब है और ये उड़ीसा में शिफ्ट करेंगे, लेकिन असल में ये विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश के इलाके में रहते हैं। पहले उड़ीसा से थे, वहां से माइग्रेट करके आंध्र प्रदेश चले गए थे। दूसरे बगाता ट्राइब है जो कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है। और तीसरी कोंडा दोरा ट्राइब जो कि अगेन उड़ीसा के पास ही रहने वाली, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास रहने वाली ये ट्राइब है। अब आते हैं सबसे पहले आज के इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस हफ्ते हालांकि बहुत ऐसा कुछ मेजर छोटी मोटी चीज़ें नहीं हुई हैं जो प्लेसेस इन न्यूज़ अगर हम देखें यूपीसी के परस्पेक्टिव से, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ईरान और इसराइल के बीच के विवाद बढ़ने की न्यूज़। ठीक है, अब हमें पता है कि ईरान और इसराइल के बीच में विवाद है क्योंकि ईरान में जो हमास के लीडर थे उनको मार दिया गया इसराइल के द्वारा। तो एक बार वेस्ट एशिया को हम देख लें कहाँ पे कौन सी कंट्री है। यहाँ तक की बाउंड्री तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर है हमारा अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये रहा ईरान। ठीक है, अब देखो यहाँ गल्फ ऑफ ओमान आता है। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर ये कौन सी जगह है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद आप आते हो पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ से सीमाएं लगती हैं ईरान की, इराक की, कुवैत की, सऊदी अरब की, यूएई की और ओमान की। ठीक है, ये आपने देख लिया। आपका बहरीन की भी लगेगी, कतर की भी लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ठीक है, ये आपकी कंट्रीज हो गई कौन सी, पर्शियन गल्फ के आसपास। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि ओमान आप पर्शियन गल्फ से इसको बाहर भी रख सकते हो क्योंकि ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है। और सऊदी अरबिया तो ऑब्वियसली एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री रेड सी से भी लगती है, पर्शियन गल्फ से भी लगती है। बाकी और कोई कंट्री नहीं जिसकी बाउंड्री दोनों तरफ यहाँ पर टच हो रही है। अब विवाद क्या है कि यहाँ अमेरिका की कई जगह बेसिस हैं और वो बेसिस कहाँ कहाँ पर है, इराक में है, सीरिया में है, सऊदी अरेबिया में है। यहाँ अगर आप देखो तो बिल्कुल गल्फ ऑफ अकाबा के पास जो इजिप्ट है, यहाँ भी ये सिनाई पेनिनसुला है जिसका कब्जा भी इजिप्ट के पास है। यहाँ पर भी अमेरिका की बेस है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। यहाँ जो आप देख रहे हो ये इसराइल है। ठीक है, ऊपर आप देखो टर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं ढेर सारी प्रेजेंस अमेरिकन जो आर्मी बेस है, नेवल बेस है, वो हर जगह आपको मिल जाएगी। मिलिट्री बेस कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, यूएई में भी है। तो वो दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पकड़ अमेरिका की ऑलरेडी है। तो इस रीजन में ईरान ने अटैक करने की बात की थी कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ इसराइल है तो वो ड्रोन अटैक पहले करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यहाँ ऊपर एक वाटर बॉडी है विच इज़ कैस्पियन सी। ठीक है, ईरान से ठीक ऊपर ये रेड सी है। यहाँ पर ये कौन सी जगह, ये है बाबल मंदिर, यहाँ से पास होता है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को बाबल मंदिर जोड़ता है। पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। दोनों इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। यहाँ आसपास कौन सी कंट्रीज हैं ये आप इस तरह से रिवाइज कर सकते हो जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये भी देखो, इंडिया से चले तो पहले मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया। ठीक है, सीरिया के बाद यहाँ लेबनन है, लेबनन के नीचे इसराइल है और इसराइल के पास बाउंड्री लगती है जॉर्डन की, जॉर्डन के पास सऊदी अरेबिया, यहाँ यमन और ओमान। तो इस तरह से आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हो भाई, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री, रीजन वाइज देख लो ताकि आपको बार बार देखनी नहीं पड़े। ठीक है, हमने पहले भी इससे पहले इसराइल के बारे में डिटेल में मैं पिछले हफ्ते डिस्कस किया था जहाँ हमने इसराइल की सारी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले उसके आसपास के रीजन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज भी थोड़ी डिस्कशन होगी। तो पर ये आपको दिख गया कि भाई कहानी कहाँ पर चल रही है। वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट इसे कहते हैं। मिडल ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप ग्लोब को देखो तो वो गोल है। ऐसे में असल में ये जो रीजन है ये वेस्ट ऑफ एशिया है, ये मिडल ईस्ट में नहीं है, ये वेस्ट एशिया कहलाता है। लेकिन यूरोप या अमेरिका के परस्पेक्टिव से अगर देखो तो उनके ये ईस्ट में है। एशिया का तो वेस्टर्न इलाका है ये, लेकिन अगर आप यूरोप से देखो तो यूरोप के ईस्ट की तरफ आता है, उसको यूरोप कहता है मिडिल ईस्ट। क्योंकि हमारे और एशिया के ईस्ट में क्या है, एशिया के ईस्ट में तो आपका जापान, साउथ कोरिया वगैरह है, ये वेस्ट एशिया है। लेकिन क्योंकि अमेरिकन या यूरोपियंस के बिल्कुल ये ईस्ट में आता है, यूरोपियंस के खासतौर पर, इसलिए वो उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट ही कहा जाता है, मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, लेकिन असल में ये वेस्ट एशिया है जोग्राफिकली। तो इसको क्यों मिडिल ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये यूरोप के परस्पेक्टिव से मिडिल ईस्ट उनकी ईस्टर्न साइड में आता है, जबकि एशिया के वेस्ट में आता है, इसलिए इसे वेस्ट एशिया कहा जाता है, लेकिन उनके ईस्ट में आता है। ठीक है, अब की लोकेशंस की बात यहाँ आसपास कर लूँ। जैसे हमने बोला कुछ ग्रुप्स हैं। लेबनान में एक्टिव है कौन, हिजबुल्ला। लेबनान में हिजबुल्ला एक्टिव है जो इजराइल के ठीक ऊपर है, यहाँ आपको दिख ही रहा है। नीचे आपको दिखेगा गोलन हाइट्स, अगेन सीरिया का पार्ट था जिसके ऊपर कब्जा किसने कर रखा है, इजराइल का कब्जा है अभी गोलन हाइट्स के ऊपर, ये रही गोलन हाइट्स। ठीक है, ये है लेबनान, यहाँ पर कौन एक्टिव है, तो हिजबुल्ला यहाँ पर एक्टिव है। ठीक, यहाँ गाजा है, यहाँ पर हमास एक्टिव है।
ठीक। वेस्ट बैंक पे फाता का कंट्रोल रूल रहता है, हालांकि इलेक्टेड है गवर्नमेंट बॉडी, फाता अक्सर यहाँ पर कंट्रोल करती है। ये इसराइल का रीजन है जहाँ इसराइली ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये रहा जॉर्डन, ये इलाका जो है ये है सिनाई पेनिनसुला। इसके ऊपर कंट्रोल किसका था पहले? इसराइल का, जो इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। तो हमास, हिजबुल्ला दोनों को ही सपोर्ट करता है ईरान। और अगर इसमें हम और नीचे आ जाए या यमन में, तो यहाँ बैठते हैं हाउती रिबल्स। हाउतीज़ को भी ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है। अब याद रखिए, ईरान इराक का भी दुश्मन है, सॉरी ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया का भी दुश्मन है, इसराइल का भी दुश्मन है। वो कहानी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि इसराइल के आसपास के रीजन में क्या क्या देश हैं। लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, यहाँ गाज़ा है, यहाँ पर जेरूसलम, ये वेस्ट बैंक है। अब जो गाज़ा है उसकी एक लोकेशन बड़ी नाम में रहती है, खान यूनिस, क्योंकि लगातार गाज़ा से दोबारा खान यूनिस में इसराइल की सेना एंटर कर गई है। अब खान यूनिस वो जगह है जहाँ पर फ़लस्तीन का एक शहर है गाज़ा में, जहाँ पर लगातार अभी हमले स्टार्ट हो गए हैं इसराइल और हमास के बीच में। तो गाज़ा को जब देखो तो गाज़ा की स्ट्रिप है, गाज़ा के एक तरफ इजिप्ट है नीचे, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा इस मैप में भी। एक तरफ इजिप्ट है इनके, दूसरी तरफ यहाँ इजिप्ट है, ये वाला हिस्सा इजिप्ट का है, ये इजिप्ट हो गया, ये इसराइल है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से जो एंट्री करने की जगह होती है ना इसराइल में, उसे कहते हैं राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग से आप गाज़ा में एंटर कर सकते हो वाया इजिप्ट, ये राफा क्रॉसिंग। लेकिन इजिप्ट अक्सर इसको बंद करके रखता है क्योंकि इसराइल मना करता है उसको। यहाँ पर है करीम शोलोम क्रॉसिंग फ्रॉम इसराइल टू एंटर गाज़ा, और यहाँ पर है एरेज क्रॉसिंग। अब जो हमला हुआ था इसराइल के ऊपर 2022 में, वहाँ इसी इलाके से टनल्स बनाकर, ऐसे टनल के थ्रू जो हमास के आतंकवादी थे, हमास के मिलिटेंट थे, वो इसराइल में एंटर हुए थे और यहाँ से कुछ लोगों को कैप्चर करके दोबारा अपने साथ गाज़ा लेके चले गए थे। उसके बाद इसराइल ने यहाँ पर बहुत फायरिंग की थी, अभी तक युद्ध की स्थिति चल ही रही है। तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ गाज़ा सिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है ये रहा, बेत हनोन, और यहाँ पर है खान यूनिस। तो खान यूनिस इसके आप कह सकते हो सदर्न साइड में है, गाज़ा के सदर्न साइड में आप कह सकते हो ये रहा खान यूनिस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट नाम कौन से? खान यूनिस एक बड़ा शहर है, फिर यहाँ आपको गाज़ा सिटी की बात आ गई, एरेज क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग, करीम शलोम, इरीज क्रॉसिंग, और जबल अली, यहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप भी है बहुत बड़ा, वो उसकी बात आ गई, साइड पड़ता है वो। तो ये वो इलाके हैं जो लगातार न्यूज़ में, तो बेत हनोम की बात हो, गाज़ा सिटी की बात हो, तो कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। एरेज क्रॉसिंग कहाँ पर है, या राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, करीम शलोम कहाँ पर है, किस जगह पर है, गाज़ा के आसपास कौन कौन से देश हैं। ये हो गई गाज़ा की बात। अब दूसरा जो इलाका है वो है वेस्ट बैंक का। जो यहाँ वेस्ट बैंक में अगर आप देखो तो इधर भी इसराइल है, इधर भी इसराइल है। यहाँ पर वो अपना जो अपनी सीमा है केवल जॉर्डन के साथ शेयर करती है। वेस्ट बैंक नदी यहाँ से बहती है, यहाँ पर आपको डेड सी दिखेगा। ऊपर आपको कौन सी वाटर बॉडी दिखती है इसराइल के ठीक ऊपर? मुझे बताइए ये कौन सी वाटर बॉडी है? ये जो वाटर बॉडी इसका क्या नाम है? हमने बार बार ये डिस्कशन किया, इसलिए हमसे पूछ रहा हूँ, ये जो गाज़ा, ये जो इसराइल और वेस्ट बैंक के ऊपर जो वाटर बॉडी आती है वो कौन सी है? जो गोलन हाइट्स है, ये जगह है गोलन हाइट्स, जो अभी कब्जे में किसके है? इसराइल के। किसका है वैसे ये हिस्सा? ये असल में हिस्सा है इसराइल का, सॉरी सीरिया का। सीरिया का हिस्सा है, लेकिन अभी इसका इसराइल का इसके ऊपर कब्जा है, गोलन हाइट्स के ऊपर। ये कौन सी जगह है, कौन सी वाटर बॉडी है? सी ऑफ गैलिलीज को कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो हमने ये जगह लोकेशंस देख ली। अब अगली टॉपिक के ऊपर आते हैं, विच इज़ बगाटा। बगाटा एक ट्राइबल ग्रुप है जो विरोध कर रहा है, जो विरोध तो नहीं कर रहा है, एक तरह से बहुत मुश्किल में है। जो आंध्र प्रदेश में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो सिलेरू रिवर के ऊपर बन रहा है। वो अभी तक वो जो ट्राइबल लोग हैं बिना बिजली के रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। तो इस चक्कर में बगाटा ट्राइब बहुत न्यूज़ में आई। इसे बगाथा, भगत, बगोटी भी कहा जाता है। असल में ये अपनी जो लीनियज है वो वॉरियर कम्युनिटी से ढूंढते हैं। ये बगाती ट्राइब्स जो हैं वो एक डांस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसको कहते हैं संकीडी केलबार, ठीक है। संकीडी केलबार इनकी एक डांस फॉर्म भी है। कहाँ पर रहते हैं ये? आंध्र प्रदेश के पास। लैंग्वेज उड़िया बोलते हैं, हालांकि ये रहते हैं आंध्र प्रदेश के पास, लेकिन उड़िया बोलते हैं नहीं। वहाँ से गए हैं उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के रीजन में। और इनकी जो कुछ लोग तेलुगु भी बोलते हैं, आदिवासी उड़िया है, काफ़ी अलग सी है ये। यहाँ पर जो सिस्टम है डांस का उसे संकीडी केलबार कहते हैं। और इनमें जो खास बात है, शादी के तरीके 3 तरह के होते हैं। एक जहाँ दोनों लोग एग्री करके कर रहे हैं, तीसरी जो इलोप करके भाग जाते हो, तीसरी बाय सर्विस। 3 तरह की शादियाँ होती है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन जानना। तो यहाँ देखो अपर सिलेरू यहाँ पर, यहीं पर वो आपका डैम बिल्ड हो रहा है। ये जो रीजन है, कौन सा रीजन है? ये है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर ये डैम बिल्ड हो रहा है, जिसको लेकर बगाता ट्राइब की जो स्थिति है वो सामने आई, जिनकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो रखी है। तो कुछ तबके ने विरोध भी इसका किया है। अब बिम्स्टेक की बात आई। बिम्स्टेक में मेंबर्स के बारे में कहा गया कि ट्रेड नेगोशिएशन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए। बिम्स्टेक में पहली बात कितने देश हैं? बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक को पहचानने के लिए मैप देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और नीचे श्रीलंका। इसके साथ मालदीव इसमें नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज के अंदर है। सार्क में कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। तो इसमें साउथ एशिया की 5 हैं, साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश हैं, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है। इसकी कोशिश थी कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी कंट्रीज हैं वो साथ साथ अच्छे से डेवलप की जा सके। इन्होंने कोशिश की थी कि एक एफटीए डेवलप करेंगे आपस में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत व्यापार बढ़ेगा इस रीजन में, जो अभी तक आगे नहीं आ पाया। पर बाद में इन्होंने एक ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी बनाई थी थाईलैंड के साथ, जहां पर थाईलैंड में इसका परमानेंट चेयर है कि वहां पर नेगोशिएट किया जाए व्यापार किस तरह से होगा। लेकिन व्यापार की बातें आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए ट्रेड नेगोशिएशन आगे पहुंच नहीं पाया। इन्होंने एफटीए के ऊपर बात शुरू की थी 2004 में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 2018 के बाद एफटीए के ऊपर बातें भी नहीं हुई। तो कहा यह जा रहा है कि जरूरी है कि एफटीए यहां पर किया जाए। लेकिन अब देखिए अभी स्थिति तो बहुत खराब है। म्यांमार में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। बांग्लादेश में भी एक तरह की सिविल वॉर छिड़ गई है, जहां से शेख हसीना भागकर इंडिया आ चुकी है। अभी आज की वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कि बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी कंट्रीज हैं, क्या इनका मेन एम था, सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये सब हमने समझ लिया। अगले टॉपिक पे आए। इजराइल ने कहा था गोलन हाइट में 12 यूथ मारे गए थे अटैक से, जो लेबनान से हुआ था। तो यही वो जगह है, गोलन हाइट, सीरिया के साथ बॉर्डर है इसका। इजराइल 1981 से इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए। ये वो जगह है द्रूज विलेज, जहाँ पर हमला हुआ था। ठीक है, ये सब हमने पहले डिटेल में देख लिया। खान यूनिस कहाँ पर है, एरिस क्रॉसिंग कहाँ पर है, शलोम क्रॉसिंग कहाँ पर है, डेड सी कहाँ पर है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपर सियांग की। अपर सियांग असल में एक रिवर है जो जहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट भी बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो 11,000 मेगावाट का डैम बनेगा सियांग रिवर के ऊपर, अपर सियांग के इलाके में। क्योंकि चाइना वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डैम बिल्ड कर रहा है। यही रिवर आगे जाके फिर आपकी मिक्स होती है लोहित के साथ और दिबांग के साथ और बनाती है ब्रह्मपुत्र। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका बहुत विरोध भी हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन भारत को इसको बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना बहुत बड़े डैम्स बिल्ड कर रहा है। चाहे जैंगमो की बात करूँ या उसके आगे बात करूँ, जरा देखते हैं क्या रूट है। देखिए, चाइना से असल में ब्रह्मपुत्र आती है, वहाँ इसको यारलंग जैंगपो कहते हैं। यारलंग जैंगपो वहाँ से आती है, और कुछ अलग अलग सियांग फिर यहाँ से आ गई, यहाँ दिबांग, लोहित, ये सब मिलके जब मिलते हैं तो ये फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जो बाद में बांग्लादेश में जाके एंटर कर जाती है। तो अब जरा देखिए जो रिवर का रूट है कि सियांग यहाँ से आई। असल में सियांग ही मेन फ्लो है ब्रह्मपुत्र का। यारलंग सांगपो फिर सियांग कहलाती है। इस ग्रेट बेंड के बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये आपकी यहाँ से आई, इसके अंदर दिबांग, लोहित, दिखो, धनसिरी, कोलोंग, सुबनसिरी, बारानदी, मानस, संकोच, तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ये बाद में जाके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र का फ्लो है। ब्रह्मपुत्र आती कहाँ से है? चाइना से आती है। ठीक है, चाइना में ये 2900 किलोमीटर ट्रैवल करके आती है और यारलंग जैंगपो कहलाती है। फिर यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। मजोली यहाँ पर एक रिवर आइलैंड बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर पे जो आइलैंड बने मजोली में, असम में, वो वहीं पर स्थित है। तो ये वो रूट है। यहाँ पर सियांग के ऊपर लगातार इस रीजन में ब्रह्मपुत्र के आसपास यहाँ लगातार चाइना बड़े बड़े डैम बिल्ड कर रहा है, और इस डैम के बिल्ड होने की वजह से भारत में रिवर का जो फ्लो है ब्रह्मपुत्र का कम हो सकता है। यहाँ तक चाइना के पास ये कैपेसिटी है कि ब्रह्मपुत्र को वो मोड़ दे। तो भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र की बात। नेपाल से आप देख रहे हो गंडक, घाघरा आती हुई। घाघरा असल में चाइना से ही आती है। घाघरा, गंडक नेपाल से आती है। फिर कोसी अगेन, ये भी आपके तिब्बत चाइना से आ रही है, वहाँ से घूम के। तीस्ता सिक्किम से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली तिब्बत चाइना से आ रही है। तो ये रूट है इन रिवर्स का। अब देखो जो विवाद है वो यहाँ है। यारलंग जैंगपो यहाँ पर एक बड़ा सा डैम, जैंगमू डैम, चाइना ने बिल्ड किया है, एक बड़ा सा डैम बनाया है। और कहानी है कि यहाँ भी एक और डैम वो बनाने की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद और समस्याएं भारत के लिए बढ़ सकती हैं इस रीजन में। इसलिए भारत यहाँ सियांग के ऊपर एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो सियांग रिवर है इस रीजन के पास आकर पानी इसका सूख जाता है। जगह है पसीर घाट, जहाँ आप जा भी सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके ऊपर का इलाका तो बहुत मुश्किल है टेरेन, यहाँ पर आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट शहर है पासीघाट। तो उसके ऊपर एक मेजर यहाँ पर डैम बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इसको लेकर लगातार विवाद है सियांग के ऊपर। तो सियांग कहाँ पर रिवर है? ये दिख रही है, ये जो यारलंग जैंगपो घूमती है इंडिया में, ये सियांग बनती है। आगे जाकर इसमें लोहित भी जब मिक्स हो जाती है तब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये बातें हो गई कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। चाइना में ऑलरेडी बहुत सी रिवर्स बहती हैं चाइना से। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ से बहती है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लिया कि यारलंग जैंगपो वहाँ से बहती हुई आती है, अरुणाचल में एंटर करती है तो सियांग कहलाती है। सियांग में बाद में लोहित वगैरह मिक्स हो जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसको चाइना में यारलंग जैंगपो कहते हैं, जहाँ पर एक जैंगमू डैम जो बहुत बड़ा चाइना बिल्ड कर रहा है, उसके अलावा एक और 2 मेगा डैम बनाने की तैयारी चाइना की है,
उसको काउंटर करने के लिए भारत भी पानी स्टोर करने के लिए एक डैम अपर सियांग पे बना रहा है, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए। अब अगली बात आती है, कल हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते मसाई ट्राइब के बारे में, जो कीनिया और तंजानिया के बीच में फैले हुए हैं, जो कहाँ है, लेक विक्टोरिया के पास में। हमने पढ़ा था लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में है, केनिया, तंजानिया और युगांडा के बीच में। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं और मियोम्बो फॉरेस्ट की बात करते हैं। मियोम्बो फॉरेस्ट के ऊपर बात है कि मियोम्बो फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है ताकि मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। जिम्बाब्वे की हालत तो बहुत ही खराब है। आपको वहाँ पर एक जिममोजा एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इसको डेवलप करने की बात की गई है ताकि उस इलाके में जान बचाई जा सके, लोगों के पास फूड सिक्योरिटी हो पाए। तो मोजाम्बिक कहाँ सिचुएटेड है, आपको ये पहचानना है। और जो जिम्बाब्वे है वो कहाँ, मियोम्बो फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो मियोम्बो फॉरेस्ट असल में देखो तो ये पूरे रीजन में मियोम्बो वुडलैंड अंगोला से लेकर मलावी तक फैला हुआ है, यानी बुरुंडी, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, यहाँ तक फैला हुआ ये इलाका है। सबसे सिंपल मेडागास्कर को पहचान लिया, उसके सामने मोजाम्बिक है। ठीक है, मोजाम्बिक के ऊपर मालावी है, मालावी के ऊपर तंजानिया है, बुरुंडी, ये वो रीजन है जो हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। अब मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ आपको। हमने ये कुछ ढंग से कर लिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पास लैंड लॉक्ड जिम्बाब्वे है। ठीक है, ये रहा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के रीजन में जो फॉरेस्ट का हिस्सा है, यानी मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे, यहाँ जो रीजन है, इस रीजन के जो मियोम्बा फॉरेस्ट है, इसको प्रोटेक्शन की कोशिश लगातार यहाँ पे की जा रही है। तो मियोम्बा फॉरेस्ट यहाँ पर भी फैला हुआ है। इस लोकेशन को दोबारा देख लो, ये रहा जिम्बाब्वे, ये रहा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल के साथ में यहाँ मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक जिम्बाब्वे पार करोगे पहुंचोगे जाम्बिया, जाम्बिया से ऊपर पहुंचोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ से ऊपर जाओगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर चाड, फिर लीबिया। तो सिंपल तरीका ये है कि एक एक तरह का कोस्ट आप कर लो। जरा ऊपर के इलाके को देखो तो अगर आप चलो अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी के पास कौन कौन सी कंट्री है उसको अगर आपको याद करना है, मीना कंट्रीज इन्हें कहते हैं, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो मीना कंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। मीना कंट्रीज आपको शुरू करनी है तो पहले आ जाओ, इधर से आते हैं सीरिया, इजराइल आपको दिख ही रही है। इजराइल के बाद पहली कंट्री अफ्रीकन है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और वेस्टर्न मोरक्को ही तक रुक जाते हैं। इसके नीचे आएंगे तो मॉरिशाना वगैरह हमारे लिए काम की बात नहीं होगी, तो ऊपर से आते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये ऊपरी कंट्रीज हो गई, हमने कर लिया नॉर्दर्न अफ्रीका। ये कोस्ट हम पहले कर चुके हैं, सीड वाली, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पूरी की पूरी। ऊपर हमने ये भी रीजन कर लिया, पिछले हफ्ते हमने ये नीचे नीचे का रीजन भी कर लिया था। और बीच में एक बार हम ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज भी कवर कर लेंगे, तो हमें सारी कंट्रीज आ जाएंगी। मैं अगर आपसे पूछूं नॉर्थन अफ्रीका की कंट्रीज जो बाउंड्री शेयर करती है मेडिटेरेनियन सी के पास, उनके बारे में बताइए, तो आप इजराइल से शुरू करेंगे। इजिप्ट पहली कंट्री है, इजिप्ट के बाद लीबिया आती है, लीबिया के बाद अल्जीरिया आती है, अल्जीरिया से पहले ट्यूनीशिया की बात कर लें, लीबिया से ठीक ऊपर है ट्यूनीशिया, और यहाँ पर मोरक्को। ठीक, तो ये आपकी कंट्रीज कौन सी हो गई, मेटले कह लो। ये कंट्रीज हैं जो आपकी जो बाउंड्री शेयर करेंगी मेडिटेरेनियन सी के पास, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको। नीचे तो हमें पता ही है, सीड के बाद मोजाम्बिक के बाद जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला। ठीक है, ये डिस्कशन भी हो गया। अब आते हैं शेख हसीना के बारे में, जिनको कि बांग्लादेश से निकाला गया और वो भारत आई। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। बांग्लादेश इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के लिए ट्रांजिट रूट देता है। वो ट्रांजिट रूट मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट अगर पहुंचना है तो बहुत आसानी से बांग्लादेश के थ्रू रेलवे लाइन और रोडवेज हमें यहाँ पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये इलाका, इसे कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। ये वो जगह है जो मात्र एक समय में 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाली जगह है। भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी हमला हो या इसके ऊपर कोई कब्जा कर ले तो भारत का पूरा रास्ता नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाएगा। इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इसका प्रोटेक्शन। तो इसलिए बांग्लादेश भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भारत बांग्लादेश के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहा है। खासतौर पे मातारबाड़ी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट बना रहा है भारत जापान के साथ मिलकर। मातारबाड़ी में भारत और जापान मिलकर एक डीप सी पोर्ट बना रहे हैं ऑलरेडी। चट्टोग्राम और मोंगला, यहाँ देखिए मोंगला पोर्ट, ये वो पोर्ट है जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के देश राज्य जो है वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट वाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स का
कॉल पोर्ट इसे कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल, यानी जहाँ से वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें विशाखापट्टनम या यहाँ नहीं भेजना, वो अपना सामान मोंगला पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये चिटगांग पोर्ट है जहाँ पर ऑलरेडी भारत बहुत निवेश कर रहा था। और इधर आपको पता ही है मातारबाड़ी का एक और बड़ा पोर्ट जिसके ऊपर भारत बहुत सारा निवेश कर रहा है जापान के साथ मिलकर। तो 3 बड़े पोर्ट है जहाँ पर भारत का काम चल रहा था इनके साथ, बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा आप देखो तो बांग्लादेश के साथ भारत की बहुत सारी रेलवे लाइन, अखुड़ा अगरतला, ढाका को आप कनेक्ट करना चाहते हैं कोलकाता से, और रेलवे लिंक, रोडवे लाइन, हमने बहुत कुछ, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ऑलरेडी हमने रेलवे लाइन जोड़ी है बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा हम बांग्लादेश में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूपुर एटॉमिक प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भारत और रशिया मिल के बना रहे हैं। रूपुर कहाँ पर है? बांग्लादेश में। भारत और रशिया मिल के डेवलप कर रहे हैं। मातारबाड़ी भारत जापान मिल के कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग इलाकों में। और असल में विवाद क्या हुआ ये आपको पता है? कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना के ऊपर अमेरिका का भी दबाव था, और एक जगह बहुत न्यूज़ में आई, सेंट मार्टिन्स। सेंट मार्टिन एक जगह है जो अगर आप देखो तो यहाँ कॉक्सिस बाजार के नीचे यहाँ पर एक आइलैंड है इधर ही रीजन में, विच इज़ सेंट मार्टिन। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि जो बांग्लादेश है वो ज्वाइन कर ले क्वाड को, और यहाँ सेंट मार्टिन में उसको अपनी बेस बना दे, ओवरसीज बेस। लेकिन हसीना ने ऐसा नहीं किया, तो उसके खिलाफ कहा जा रहा था कि शायद अब अमेरिका चिटगांग इस रीजन में एक नया देश बनाने की कोशिश करेगा, एक क्रिश्चियन कंट्री। ये उनका आरोप था, हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सेंट मार्टिन जगह कहाँ है वो पता लग गया। यहाँ पर कॉक्सिस बाजार है। कॉक्सिस बाजार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर अभी जितने रोहिंग्या लोग म्यांमार से आए थे भारत में, दुनिया भर में, मेजरली बांग्लादेश में, उन सबको बसाया गया था कॉक्सिस बाजार में, जो कॉक्सिस बाजार जगह है कहाँ? बांग्लादेश में। इसके अलावा बांग्लादेश में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक बड़ा सा इन्होंने एक ब्रिज बनाया, पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज। देखिए बांग्लादेश की ज्योग्राफी को देखो तो ये पूरा देश नदी से बटा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ आती है, ये पूरा इस देश को पद्मा, जमुना, ये इस दिख रहे हैं आप, बीच बीच में काट के अलग कर दे रही है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाया गया था, पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज, जिसने जोड़ा था पूरे के पूरे बांग्लादेश को। कहा ही जा रहा था कि $5 बिलियन का निवेश यहाँ चाइना ने किया था। तो मोंगला पोर्ट कहाँ है? पद्मा मल्टीपर्पज़ ब्रिज कहाँ है? चिटगांग पोर्ट कहाँ पर है? चट्टोग्राम पोर्ट कहाँ पर है? मातारबाड़ी पोर्ट कहाँ पर है? सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पर है? कॉक्सिस बाजार कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। खुलना, यहाँ भी रेलवे लाइन इंडिया के साथ जुड़ी गई थी। खुलना का इलाका इंडिया यहाँ से भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। पद्मा रिवर, यहाँ पद्मा ब्रिज की बात की गई इस रिवर के ऊपर जो बनाया है मल्टीपर्पज़ ब्रिज। सिलहट अगेन एक इंपॉर्टेंट इलाका है, सिलहट, मेमन सिंह की बात कर लो। तो ये वो इलाके हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं बांग्लादेश के, जो आपको पता होने चाहिए। तो भारत नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता था, स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। प्लस पोर्ट की बात हो गई, और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बहुत रेलेवेंट थी भारत के लिए। इसलिए अब शेख हसीना, जो भारत की बहुत नज़दीक मानी जाती थी, उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, अवामी लीग। और दूसरी पार्टी जो अभी तक जिनकी लीडर जेल में थी, खालिदा जिया, उसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उसकी लीडर का नाम है खालिदा जिया। अवामी लीग की लीडर थी शेख हसीना। और एक तीसरी पार्टी थी जमाते इस्लामी, जिसको बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया हुआ था, अचानक से वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। अभी उनके इंटरिम जो लीडर बने हैं वो हैं मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज़ विनर। तो ये कहानी है बांग्लादेश के कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में। रूपुर कहाँ पर है, मोंगला कहाँ पर है, बारियासाल कहाँ पर है, चिटगांग कहाँ पर है, चिटोग्राम कहाँ पर है, कॉक्सिस बाजार कहाँ है, सेंट मार्टिन्स कहाँ पर है, रूपुर कहाँ पर है, अखूरा, अगरतला कंटेंट, जो रेलवे लाइन हम कहाँ बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट जगह हमें पता होनी चाहिए। और हमने डिस्कस कर ली बांग्लादेश के बारे में, पद्मा ब्रिज कहाँ पर है। अब देखिए इस वीडियो का इस वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें जाकर आप फिर अपना जो PDF है इस वीडियो का डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको और भी बाकी जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उसकी PDFs मिल सकते हैं। तो ये था डिस्कशन। अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपका सब बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस